नमस्कार। स्वागत है इस नए विश्लेषण में जहां हम एक बहुत ही जबरदस्त मैक्रो टू माइक्रो फ्रेमवर्क डिकोड करने वाले हैं। दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी संकट चल रहा है ना, उसका सीधा असर भारत की बड़ी कंपनियों के मुनाफे पर कैसे पड़ रहा है। आज इन जटिल आंकड़ों को बिल्कुल सरल कॉन्वर्सेशनल तरीके से समझेंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। ग्लोबल मार्केट्स और यूएस इन्फ्लेशन से शुरुआत करके हम जियोपॉलिटिक्स, इंडिया की इकोनॉमी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स और आखिर में इलेक्ट्रिफिकेशन के मेगा ट्रेंड तक जाएंगे। एक क्लियर फ्लो रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, ग्लोबल मार्केट्स और यूएस इन्फ्लेशन। 3.8%। अमेरिका में महंगाई दर मार्च के 3.3% से अचानक उछलकर 3.8% पर आ खड़ी हुई है। और इस एक आंकड़े ने ग्लोबल मार्केट्स में हलचल मचा दी है। क्यों? क्योंकि इस स्पाइक की वजह से वहां का 10 ईयर जी-सेक यील्ड, यानी सरकार को उधार लेने पर जो ब्याज देना पड़ता है, वो 4.46% तक पहुंच गया है। ये 4.5% के उस खतरनाक थ्रेशोल्ड के बिल्कुल करीब है जिससे मार्केट थोड़ा सहमा हुआ है। लेकिन असली हैरानी की बात अब आती है। अगर हम कोर इन्फ्लेशन को देखें, जिसमें वॉलेटाइल एनर्जी और खाना शामिल नहीं होता, तो वो सिर्फ 2.8% पर है। तो आग लगी कहाँ है? असली आग लगी है एनर्जी सेक्टर में। पिछले एक साल में एनर्जी प्राइसेस 18% और पेट्रोल के दाम लगभग 28% तक बढ़ चुके हैं। यानी ये कोई आम आर्थिक संकट नहीं है, ये पूरी तरह से महंगे तेल का पैदा किया हुआ क्राइसिस है। अब तेल महंगा क्यों हो रहा है? इसके लिए चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड रूट्स। हाल ही में CII समिट में उदय कोटक जी ने एक ऐसी बात कही जो सीधे पॉइंट पर हिट करती है। उनका मानना है कि दुनिया अब एक कोलैबोरेटिव, मिलजुल कर काम करने वाले माइंडसेट से दूर जा रही है। हम एक डिवोर्स माइंडसेट वाले फेज में एंटर कर रहे हैं, बिल्कुल 1945 से पहले के उस दौर की तरह, जहां देश सिर्फ फिजिकल एसेट्स और ट्रेड रूट्स पर कब्जा करने के लिए आपस में टकराते थे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इस बदलती दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क मंडरा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जगहों पर। ये ग्लोबल ट्रेड के बहुत बड़े चोक पॉइंट्स हैं। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर का यूएई दौरा इतना ज्यादा अहम था। वहां एनर्जी सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया। कोशिश ये है कि फुजेरा टर्मिनल पाइपलाइन को सिक्योर किया जाए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रास्ते पर निर्भरता कम हो। ये एब्सोल्युटली क्रूशियल इसलिए है क्योंकि हमारा 40% एलपीजी और 11% क्रूड ऑयल अकेले यूएई से आता है। ग्लोबल लेवल पर इतना कुछ चल रहा है, तो भारत इसका सामना कैसे कर रहा है? आइए तीसरे हिस्से में देखते हैं, इंडियाज इकोनॉमिक शील्ड। जहां एक तरफ अमेरिका महंगाई से जूझ रहा है, वहीं भारत का इन्फ्लेशन रेट एकदम रिजिलियंट सिर्फ 3.5% पर टिका हुआ है। ये नंबर देखकर काफी राहत मिलती है। लेकिन इस शांत सतह के नीचे कहानी थोड़ी अलग है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल $60 से उछालकर $108 पर बैरल तक चला गया, लेकिन देश में रिटेल पेट्रोल डीजल के दाम वैसे के वैसे ही फ्रीज रहे। तो ये 3.5% का इन्फ्लेशन दरअसल एक टेम्पररी शील्ड है, एक अस्थायी ढाल। हो ये रहा है कि सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महंगे इंपोर्ट का बोझ खुद अपने ऊपर ले रही हैं, ताकि आम जनता तक इसका असर सीधे तौर पर ना पहुंचे। पर आखिर इस दबाव का असर कहीं तो दिखेगा ना, और वो अब हमारे जीडीपी अनुमानों पर दिखने लगा है। बड़ी इंस्टीट्यूशंस अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा टेम्पर कर रही हैं। BMI इसे 6.7% बता रहा है, SBI 6.6% और मूडीज का फोरकास्ट 6% पर है। HSBC ने भी 6% का अनुमान लगाया है और एक बड़ा पॉइंट रेज किया है, RBI द्वारा 2 रेट हाइक्स की आशंका। महंगा क्रूड ऑयल और ऊपर से बारिश की कमी, इन दोनों फैक्टर्स ने ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा धुंधला जरूर कर दिया है। अब इस मैक्रो पिक्चर से थोड़ा माइक्रो लेवल पर आते हैं। चौथे हिस्से में बात करते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स अपडेट्स की। Q4 के नतीजे कुछ खास शानदार नहीं रहे हैं। 3 बड़ी कंपनियों के सामने बहुत स्पेसिफिक चुनौतियां आई हैं। डॉक्टर रेड्डीज को यूएस में पेटेंट्स के खत्म होने का नुकसान झेलना पड़ा। टाटा पावर का जो मुंद्रा थर्मल प्रोजेक्ट है, वो टेम्पररी सस्पेंशन में चला गया। और डिक्सन जैसी कंपनी मार्जिन प्रेशर्स और वीवो जॉइंट वेंचर में सरकारी डीले के कारण स्ट्रगल करती दिखी। चलिए इनमें से 2 के ऑपरेशंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज। इनका रेवेन्यू 11% गिरा और नेट प्रॉफिट में सीधे 86% का भारी ड्रॉप देखने को मिला। इसका प्राइमरी रीजन था यूएस मार्केट में इनकी एक मेजर कैंसर दवा का पेटेंट खत्म होना। साथ ही उन्हें करीब 453 करोड़ रुपए का शेल्फ स्टॉक एडजस्टमेंट, यानी इन्वेंट्री की वैल्यू घटना, और 228 करोड़ का इम्पेयरमेंट चार्ज बुक करना पड़ा। ये नंबर्स दिखाते हैं कि ग्लोबल हेडविंड्स का असर कितना डायरेक्ट होता है। वहीं टाटा पावर के क्वार्टर को अगर डिकोड करें तो 2 बिल्कुल अलग कहानियां बनती हैं।
एक तरफ मुंद्रा थर्मल प्लांट की वजह से लगभग 2000 करोड़ रुपए का मैसिव लॉस उठाना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ इनका रिन्यूएबल्स डिवीजन बिल्कुल अलग लेवल पर परफॉर्म कर रहा है। वहां 59% की शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज हुई। ये कॉन्ट्रास्ट साफ दिखाता है कि एनर्जी सेक्टर अब पुराने मॉडल्स को छोड़कर तेजी से ग्रीन एनर्जी की ओर पिवट कर रहा है। और इससे ग्रीन एनर्जी पिवट से जुड़ता है हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, द पुश फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। 0 शून्य ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये दर्शाता है भारत का पिछले 3 सालों का पीक इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट, यानी जब पावर की डिमांड सबसे एक्सट्रीम थी तब भी ग्रिड में बिजली की कमी लगभग शून्य रही। हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी अब जेन्युइनली बहुत मजबूत स्थिति में है। और यही वजह है कि हम ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इतना अग्रेसिव पुश देख रहे हैं। इसका बेसिक रीजन इन 2 कॉन्सेप्ट्स के बीच का अंतर है। एक है इंपोर्टेड वल्नरेबिलिटी, जहां हम क्रूड ऑयल और पेट्रोल के लिए बाहरी देशों और अनस्टेबल ट्रेड रूट्स पर निर्भर रहते हैं, और दूसरा है डोमेस्टिक सिक्योरिटी, जहां कोल, रिन्यूएबल्स, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर हमारे अपने देश में जनरेट होती है। तो ईवीज पर शिफ्ट होने का मेन फंडा सिंपली अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पक्का करना है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। हम क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी तो खत्म कर लेंगे, पर ईवीज के साथ एक नया चोक पॉइंट आ जाता है। वो है रेयर अर्थ मिनरल्स और बैटरीज की सप्लाई चेन। इनके बिना इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा नहीं हो सकता। और इसी नई निर्भरता को सिक्योर करने के लिए हाल ही में रशिया जैसे देशों के साथ नए स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और गठबंधन पर एक्टिवली काम हो रहा है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर हम रुकते हैं। क्या आज के मॉडर्न पोर्टफोलियोज इस लंबे चलने वाले ग्लोबल एनर्जी इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल कंट्रोल के इस नए दौर के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट कोई छोटी बात नहीं है। आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को इन बदलते हालात के हिसाब से ही ढलना होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।